वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से हम सभी स्टूडेंट का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन का सेकेंड क्लास लेके उपस्थित हैं। तो आप लोग फटाफट तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए, बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि आज ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट, कैसे किसी भी स्पीसीज में किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालेंगे। तो आज यही हम लोग पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा किसी रिएक्शन में, ये भी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद ही पता कर पाते हैं। तो आज ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले एक बार वैसे स्टूडेंट को बता दें जो लेक्चर 1 नहीं देखे, वो प्लीज जाइए यूट्यूब चैनल पे, लेक्चर 1 है। फर्स्ट में लेक्चर 1 देखेंगे और तब आपको लेक्चर 2 ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट समझ में बहुत अच्छा आएगा। तो हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दें, थोड़ा सा बता दें कि पिछले क्लास में हम बताए थे कि अगर कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हो, साथ साथ होता हो, वैसे रिएक्शन को ही हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे पिछले क्लास में बताए थे कि लेड ऑक्साइड और कार्बन अगर रिएक्ट करता है तो यहाँ लेड और कार्बन मोनोक्साइड बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ओल्ड और न्यू कॉन्सेप्ट दोनों बताए थे। ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है लेड ऑक्साइड से लेड आने में, तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन चूंकि ऐड हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जबकि न्यू कॉन्सेप्ट के अनुसार हम इसी में बता दिए थे कि ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन पे, न्यू कॉन्सेप्ट जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब न्यू कॉन्सेप्ट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड होता है। तो इस पे चार्ज अगर हम लोग देखेंगे, इस पे +2 चार्ज होगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि अनकंबाइंड स्टेट में है, और यहाँ पर ये 0 होगा तो यहाँ पर ये किसमें चला जाएगा? +2 स्टेट में। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, चार्ज क्या हो रहा है? लेड का चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो अगर चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिडक्शन। और यहाँ पर देखिए 0 से +2 में चला गया तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। या यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो रिडक्शन हुआ, और इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो हम लोग देखेंगे कि यही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ओल्ड और न्यू कॉन्सेप्ट दोनों के अनुसार आप समझ सकते हैं। और जिस रिएक्शन में साथ साथ दोनों होता है वैसे रिएक्शन को ही हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हम पिछले क्लास में बताए हुए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कहते किसको हैं। तो किसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर? तो जो रियल और इमेजिनरी चार्ज किसी एटम पे डेवलप होता है, जो रियल और इमेजिनरी चार्ज किसी भी एटम पे डेवलप होगा कंबाइंड स्टेट में, वही चार्ज उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। तो आइए हम इसको नोट भी कर लेते हैं। तो आप लोग फटाफट हेडिंग दीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर और इसमें हम लोग लिखते हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे द रियल और इमेजिनरी चार्ज, द रियल और इमेजिनरी चार्ज develop on an atom of an element when it combined with other element
इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या बोला गया कि जब रियल और इमेजिनरी चार्ज डेवलप होगा किसी भी एटम पे कंबाइंड स्टेट में, तो वही चार्ज उस एटम का उस मोलिक्यूल्स में क्या कहलाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे एग्जांपल में देखिएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, तो यहां पर इसमें +1 चार्ज है सोडियम पे और क्लोरीन पे क्या है -1 चार्ज। तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन NaCl। NaCl में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +1, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन NaCl तो कितना हो जाएगा -1। तो जो चार्ज डेवलप होगा, और बता दें कि किसी भी एटम पे अनकंबाइंड स्टेट में, फ्री स्टेट में कोई भी चार्ज नहीं होता है, और उस केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग 0 लेते हैं। आगे डिटेल से सारा कुछ पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आपको बता दें ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का NaCl में +1 और क्लोरीन का NaCl में -1 लेंगे। तो यही जो भी चार्ज हो, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो, उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है यहां तक? तो आगे हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग 2 मेथड से निकालते हैं। 2 मेथड, अलग अलग मेथड से निकालने के लिए सीखेंगे। पहला मेथड को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग मेथड। उसमें केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट का, केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर को स्टडी करना जरूरी होता है। तो बहुत सारा स्टूडेंट जो है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़े होंगे, और एक और मेथड होता है जो आगे पढ़ेंगे, जो डायरेक्ट रूल के आधार पे हम लोग निकाल पाते हैं बिना केमिकल बॉन्डिंग के यूज के। तो 2 अलग अलग मेथड हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए किसी भी एटम का। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग मेथड। तो जो स्टूडेंट केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का स्टडी अच्छे से नहीं किए हैं, उनके लिए थोड़ा सा हम केमिकल बॉन्डिंग को रिपीट्स कर देंगे। केमिकल बॉन्डिंग पूरा नहीं, जिसका यूज है, जिस चीज का यूज है, उसको हम थोड़ा सा आपको समझा दें ताकि आगे समझने में परेशानी ना हो। तो हम केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट का सबसे पहले चलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मेथड देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि बॉन्ड में हम बताए थे ये एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसमें 2 तरह का बॉन्ड होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और एक वीक बॉन्ड होता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में ही हम लोग पढ़ते हैं आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इसमें क्या पढ़ते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और क्या पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। में यही 3 बॉन्ड पढ़ते हैं, और वीक बॉन्ड में भी वंडरवाल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लेकिन अभी हम लोग यही 3 पढ़ेंगे, बताएं कि जिसका यूज है हम लोग सिर्फ उसी का स्टडी करेंगे अभी, क्योंकि हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने देखना है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो हम आपको बताएं कि ऐसा बॉन्ड जो वैसे 2 एटम के बीच में बनता है, जिसमें एक एटम अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है दूसरे एटम को। तो ऐसे बॉन्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अथवा आयनिक बॉन्ड, है ना। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ वन एटम टू वैलेंस शेल ऑफ अनदर एटम। तो जब एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं कि उस केस में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे एग्जांपल में NaCl। अब NaCl, इसमें क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होता है और सोडियम का 0.9। तो इसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के तरफ थोड़ा शिफ्ट कर जाता है, और इसी को कहते हैं कि इसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया, और इसके थ्रू जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड को बोले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं?
तो ये ऐसा बॉन्ड है, वैसे दो एटम के बीच में बनता है जिसमें दोनों एटम अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। मतलब कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ वन एटम टू वैलेंस शेल ऑफ अनदर एटम। इसमें दोनों एटम अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड भी दो तरह का होता है, एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और एक नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो ऐसे दो एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है जिसमें दो एटम के बीच का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हो। मतलब दोनों एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर अलग अलग हो, उसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे HCl, तो HCl एक कैसा बॉन्ड हो जाएगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड हो जाएगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जबकि Cl के बीच में बॉन्ड बनेगा तो हम लोग बोलेंगे ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि दोनों सेम एटम के बीच में बन रहा है, दोनों सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बीच में बन रहा है एटम वाले में, तो ऐसे बॉन्ड को बोलेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और ऐसे को हम लोग बोलेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल जो हो जाएगा, इसमें दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को सिर्फ शेयर करता है और शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह से नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम लोग देखेंगे ये एक स्पेशल टाइप का ही कोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसमें एक ही एटम अपना दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। एक ही एटम दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है किसी दूसरे एटम के साथ, और वैसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये एक कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। तो ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड जो दो एटम के बीच में बनता हो और उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम शेयर करता हो, ऐसे बॉन्ड को ही हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम लोग एरो से डिनोट करते हैं। और यहां पर आपको बता दें कि इस तरह के एरो से डिनोट करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, और एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ये इंडिकेट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देखेंगे O3 में, तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और दो बॉन्ड यहाँ पर क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इस तरह से ये क्या करता है, बॉन्ड बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यही तीन बॉन्ड है जो कि इस बॉन्ड का यूज होगा ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट में, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए केमिकल बॉन्डिंग मेथड से। तो ये तीनों बॉन्ड हम जस्ट आपको रिवाइज करा दिए हैं। इसके बाद एक चीज और की आवश्यकता पड़ेगा और वो है लुईस स्ट्रक्चर। किसका, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो जल्दी से हम लोग थोड़ा सा उसका भी रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं किसी भी मोलिक्यूल्स का, किसी भी स्पीशीज का बना पाएंगे, तब तक किसी भी एटम का आप ऑक्सीडेशन नंबर केमिकल मेथड से, केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट मेथड से नहीं बना सकते, उसको बनाना असंभव है। तो आइए थोड़ा सा हम लुईस स्ट्रक्चर को भी क्या कर लें, एक्सप्लेन कर लें। ठीक, तो लुईस स्ट्रक्चर में क्या है, हम लोग लुईस स्ट्रक्चर को ही लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। तो लुईस, किसी भी मोलिक्यूल का अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर निकालने के लिए दे दे, तो सबसे पहले आपको उस मोलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे आपको दे दे, यहां पर हम लोग देखेंगे HCl, तो सेंट्रल एटम को आपको सिलेक्ट करना होता है मोलिक्यूल्स का, या CO2 दे दे तो सेंट्रल एटम, जैसे इसमें भी C है, इसमें भी C सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है सेंट्रल एटम।
सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है मोलिक्यूल्स में और मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड सेंट्रल बॉन्ड नहीं होता है। तो जब भी कोई स्पीसीज या मोलिक्यूल्स दे दे उसका सबसे पहले आप सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करेंगे और सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करके फिर उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी को इंडिकेट करते हैं और फिर उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर लिखने के बाद फिर हम वेरीफाई करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड को सप्लाई करके पर पेयर कि उसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है कि नहीं। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में हाइड्रोजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी दूसरे एटम के केस में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और ऐसा अगर हो रहा है तो उसका ऑक्टेट पूरा होगा, यानी वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बना रहा होगा। और तब जब सारा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है एटम तो हम लोग बोलेंगे लुईस स्ट्रक्चर उसका कंप्लीट है। तो कंप्लीट है और फिर तब उसके आधार पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर आगे क्या करते हैं निकालते हैं। तो पहले तो लुईस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि किसी का भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जा सकता है। तो आप जल्दी से अगर नोट करना चाहें तो नोट कर ले। सबसे पहले आइडेंटिफाई ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को हम लोग क्या कर लेते हैं आइडेंटिफाई करते हैं ऑफ द स्पीसीज। स्पीसीज का सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा में क्या करते हैं इंडिकेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। indicate the valence electron and valency of each atom of the species। स्पीसीज के प्रत्येक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी को इंडिकेट करते। थोड़ा दूसरा मार्कर ले लें। नेक्स्ट में क्या है तो नेक्स्ट में हम लोग इसमें देखेंगे कि आपको अब क्या करना है इसका स्ट्रक्चर लिखना होता है। क्या लिखना होता है स्ट्रक्चर लिखना होता है। इसको मिटा दें। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन स्पीसीज। दिए हुए स्पीसीज का स्ट्रक्चर लिखेंगे। नेक्स्ट में क्या करेंगे सप्लाई रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉन्ड। हम लोग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉन्ड को सप्लाई करेंगे। सप्लाई रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉन्ड विथ ईच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन with each pair of electron। और नेक्स्ट में फिर हम लोग वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे वेरीफाई दैट ईच एटम हैज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन that is in case of hydrogen 2 electron or in case of other atom 8 electron है ना। तो इतना सा ही करना है और आपका इससे क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में आ जाए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बना ले तो आप कहेंगे कि ये क्या हो गया लुईस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। क्लियर है। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये लुईस स्ट्रक्चर बनता है। तो इसको फटाफट आप लोग क्या कर ले नोट कर ले। हम अब स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। बनाए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखेंगे कार्बन इसमें सेंट्रल एटम है और दोनों तरफ ऑक्सीजन एटम को हम क्या कर दे रख ले।
तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दें और 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दें, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए दोनों तरफ। अब हमको देखना है कि वैलेंसी कितना होता है, तो वैलेंसी ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी हो जाता है 2, जबकि कार्बन का वैलेंसी कितना हो जाएगा 4। तो 2 कोवैलेंट बॉन्ड, 2 कोवैलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा, इधर से भी 2 इधर से भी 2, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, जबकि कार्बन कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा 4। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2 कोवैलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ इस तरह से सप्लाई कर दे रहे हैं और इससे भी 2, तो यहाँ पर कार्बन का तो 4 बन जा रहा है। अब हम लोग प्रत्येक एटम का देखेंगे कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हो गया है ना। हाइड्रोजन के केस में 2 और अदर एटम के केस में 8। यहाँ पर भी देखिए कितना हो गया 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और कार्बन का भी देखिए यहाँ पर कितना हो गया 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और इस तरह से ये CO2 का ये स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है। तो अब इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेने के बाद आप इसमें से किसी भी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को समझ सकते हैं अथवा क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। तो इस तरह से ये CO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हुआ। आगे हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे दूसरा मॉलिक्यूल। अब हम लोग देखते हैं HCN, किसको देखेंगे HCN को। इसमें HCN में कार्बन जो है सेंट्रल एटम है, तो कार्बन सेंट्रल एटम है। इस तरह से हम लोग पहले इसका लिख दिए स्ट्रक्चर। अब आप देखेंगे कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, अभी भी जस्ट पहले CO2 में देखे हाइड्रोजन का कितना होता है 1, जबकि नाइट्रोजन का कितना होता है 5 होता है। कितना होता है 5। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका इतना है, तो यहाँ पर अब वैलेंसी हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 4 और नाइट्रोजन का कितना वैलेंसी होता है 3। तो जितना वैलेंसी होता है उतना को वैलेंट बॉन्ड बना देंगे इसमें और ये ऑक्टेट क्या कर लेगा पूरा कर लेगा। नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है, तो 3 को वैलेंट बॉन्ड सप्लाई कर दिए। अब टोटल इलेक्ट्रॉन इसका काउंट कर लेते हैं 3, 3, 6 और 2, 8। इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का पूर गया। हाइड्रोजन का 2 ही इलेक्ट्रॉन में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनता है और कार्बन का 8 यहाँ पर देखिए पूर जाता है। तो ये फिर से लुईस स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब इस तरह का लुईस स्ट्रक्चर बना के हम फिर से किसी भी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को जान सकते हैं। तो आप लोगों को इस पे काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना है। कोई भी स्पीसीज मिले, कोई भी मोलिक्यूल्स मिले, आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए पहले लुईस स्ट्रक्चर बना के। तो पहले लुईस स्ट्रक्चर पे जम के प्रैक्टिस कर लीजिए, तो फिर उस समय आपको स्ट्रक्चर बनाने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर हम नेक्स्ट दूसरा मोलिक्यूल स्पीसीज में देखते, जैसे देख लेते हैं SO4 2- आयन। ये चार्ज वाला हम लोग देख रहे हैं। अब इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, तो सेंट्रल एटम हम लोग देखेंगे सल्फर। सेंट्रल एटम कौन सा है सल्फर। तो सल्फर का सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, चारों तरफ हम ऑक्सीजन एक एक दे दिए। अब इसमें ऑक्सीजन का भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और सल्फर का भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6। तो अब आप देख सकते हैं 6 दे देते हैं। अब प्रत्येक जो है वैलेंसी भी सबका 2 है, लेकिन यहाँ 2 माइनस चार्ज है,
तो इसका ऑक्टेट इसमें हम लोग एक माइनस चार्ज इसमें दे दे, एक माइनस चार्ज इसमें दे दे, एक एक इलेक्ट्रॉन को ये काउंट करेगा। अब सल्फर का हम लोग भी 6 दे दे, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, तो प्रत्येक 2 को वैलेंट बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक को वैलेंट बॉन्ड में इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, जबकि सल्फर का 2 बना, इसका ऑक्टेट पूरा, जबकि ये दोनों अभी जुटने से बाकी है। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा इस तरह से, और 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा दोनों के साथ। अब आप देखेंगे तो इसका भी ऑक्टेट पूरा, यहाँ पर 2, 2, 4, 5, 6, 7 और एक माइनस चार्ज 8। इसी तरह से इसका भी ऑक्टेट क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। और सल्फर का भी, इस दोनों का तो कंप्लीट हो रहा है, 6 और 2, 8, इसका भी कंप्लीट हो जा रहा है। और सल्फर का भी इस तरह से क्या हो जा रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर आप बनाएंगे वो इस तरह का आप दिखा सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के दौरान, और इसमें प्रत्येक एटम का आप क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से हम लोग लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब CO का दे दे आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए कार्बन मोनोक्साइड का, तो कार्बन मोनोक्साइड का लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अगर आपको किसका दे दे लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए कार्बन मोनोक्साइड का, तो कार्बन मोनोक्साइड में आप देखेंगे इसमें तो 2 ही एटम है, कोई भी सेंट्रल नहीं होगा, एक तरफ कार्बन एक तरफ ऑक्सीजन लिख देते हैं। कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 दे दिए, ऑक्सीजन का कितना होता है 6, तो इसमें भी 6 दे दिए। अब देखिए ऑक्सीजन 2 को वैलेंट बॉन्ड से ही ऑक्टेट पूरा कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में हो जाएगा, जबकि अभी कार्बन में 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तब ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ेगा और इस तरह से ये अपने ऑक्टेट को क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। तो इस तरह से ये CO का स्ट्रक्चर बनता है, जो फाइनली इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो जब भी आप इस तरह का लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरह के लुईस स्ट्रक्चर बना के आप क्या कर लेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बना सकते हैं। तो कुछ हम बता देते हैं, पहले आप लुईस स्ट्रक्चर को बना के और प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि वहां पर हम फिर लुईस स्ट्रक्चर को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे जब ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर वहां पर पढ़ेंगे। इस वजह से आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिए। तो आप सभी स्टूडेंट से ये हमारा अनुरोध है कि पहले आप जम के प्रैक्टिस कीजिए, किस पे, लुईस स्ट्रक्चर पे। इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर में नहीं, कई जगह इसका यूज होता है। और एक और भी बता दें, लुईस स्ट्रक्चर का सभी एटम में ऑक्टेट पूरा होगा, 8 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि कई सारा मोलिक्यूल ऐसा भी होता है जिसमें ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन आता है, और कई सारा मोलिक्यूल में एटम ऐसा भी होता है जिसमें ऑक्टेट से एक्सीड भी करता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं डेविएशन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो ये होता है जिसको हम लोग डिटेल से केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है। जरूरी नहीं कि सभी मोलिक्यूल का हर आइटम ऑक्टेट पूरा करे ही मोलिक्यूल्स में, है ना। बट हम लोग जो अभी देखेंगे ज्यादातर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट को देखते हैं जो ऑक्टेट को पूरा करता है। पीरियोडिक टेबल का सेकेंड पीरियड का एलिमेंट वो हार्ड एंड फास्ट ऑक्टेट रूल को पूरा करता है आमतौर पे। तो हम लोग उसी के बारे में ज्यादा पढ़ रहे हैं, और ज्यादा मोलिक्यूल्स उसी सेकेंड पीरियड से रिलेटेड ही दिया जाता है, देता है। तो हम जो है प्रैक्टिस करते हैं, कुछ मोलिक्यूल को हम लिख दे रहे हैं, कुछ स्पीसीज को, और आप उसको पहले प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद जस्ट नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम मिलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। तो हम कुछ दे रहे हैं, लिख रहे हैं इसमें कुछ होमवर्क के लिए, आप उसको जम पे प्रैक्टिस कर ले। जिनको कंफ्यूजन हो वो व्हाट्सएप पे फोटो भेज के अपना होमवर्क, यानी ये जो दे रहे हैं उसको चेक करा सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज के अपना आप पूछ सकते हैं मेरे नंबर पे। सभी के पास हमारा नंबर है ना, गुड। तो हम लोग लिख लेते हैं कुछ स्पीसीज जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे। H2SO4, H2SO4, HNO3, CO3 2- ion,
3 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर SO2, SO3 5 नंबर। 6 नंबर COCl2। ये सब कुछ मॉलिक्यूल पे आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप बताइए, जिनको और थोड़ा बनाना हो हार्ड, इसमें सभी मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट को पूरा करेगा, तो ये मत सोचिएगा कोई एक्सेप्शन वाला है, सब लोग पूरा करेगा, इसका आपको वही सोच के बनाना है। Al2Cl6, P4O10। तो ये सब आप बना सकते हैं और बनाने के बाद आप जैसा आपको लगे कि किसी चीज में कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेक्चर 3 ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के साथ। हम एक ही साथ नहीं बना रहे हैं सारा वीडियो, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसीलिए पार्ट वाइज डाल रहे हैं। तो आप इसको पहले स्टडी कर ले, सारे का आप नोट करते चलेंगे कॉपी में, तो ज्यादा बेहतर बनेगा, नोट्स भी बनते चला जाएगा। और फिर जस्ट हम अगले क्लास में मिलेंगे लेक्चर 3 में। तो आप लोग इसको पहले जरूर 2 बार 3 बार बना लेंगे, क्योंकि इसका काफी ज्यादा यूज है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर से हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।